नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। अपने जस्ट टीवी के सभी दर्शकों का दिल से अभिनंदन करती हूँ, आभार भी अभिव्यक्त करती हूँ। आपका प्यार, आपकी ईमेल, आपकी दुआएं हमें निरंतर मिल रही हैं और यकीनन हमारा भी हौसला बढ़ रहा है, क्योंकि हम भी हर बार आपके लिए लेकर आते हैं एक ख़ास शख्सियत। और अब जानते हैं कि दस्तक में हर बार हमारे मेहमान होते हैं और वो मेहमान होते हैं जो साहित्य की दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, साहित्य के फलक पर अपनी ख़ास पहचान रखते हैं, उड़ान रखते हैं, यानी कलम के सिपाही। और आज जो हमारी मेहमान हैं दस्तक में, वो साहित्यकारा तो हैं ही, लेकिन एक सशक्त महिला हैं। उनके बारे में आज बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ हम करेंगे, कुछ वो स्वयं बताएंगे अपने बारे में, क्योंकि वो अपने आप में एक मिसाल हैं सशक्त महिला की। और जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कृष्णा गोयल जी की। कृष्णा जी, आप स्टूडियो में आए, दस्तक के प्रांगण में आपने दस्तक दी। दिल की बात कलम से भी कहेंगे और दिल की बात आप दिल से भी कहेंगे। आपका स्वागत करते हैं। जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने अपने स्टूडियो में मेरे को बुलाया। जी तो बात करते हैं, एक ऐसी शुरुआत करते हैं कि जो ज़िंदगी से वाबस्ता है, यानी साहित्य तो फिर भी हमारे पास आता है, साहित्यकार आते हैं, बातें होती हैं, लेकिन मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कृष्णा जी एक ऐसी महिला हैं जो अपनी ज़िंदगी को मौत के मुंह से निकाल कर लाई हैं। पीजीआई के डॉक्टर्स ने कह दिया था कि सिर्फ, ये 2016 की बात है कि पीजीआई के डॉक्टर्स ने कह दिया था कि सिर्फ 3 महीने की मेहमान हैं, और इन्होंने क्या ठान लिया, क्या इन पर बीती, इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, इन तमाम बातों पर बात होगी। और आज ये पूर्ण रूप से कैंसर मुक्त हैं। आप सोचिए कि 3 महीने का समय जब डॉक्टर देता है और कोई अपने आप को किस तरह से लेकर चलता है अपने जीवन को, इस पर आज विचार विमर्श भी होगा। और साहित्य तो है ही, क्योंकि कविताएं भी लिखती हैं। तो बातों का सिलसिला बढ़ाते हैं, कृष्णा जी से ही शुरुआत करते हैं। कृष्णा जी, बताइए कि जब आपको डॉक्टर ने बताया कि आप 3 महीने के मेहमान हैं, आपका 3 महीने का ही समय बचता है, तो वो घड़ी, वो समय, वो पल कैसे थे? आपने जब सुना तो क्या बीती और आपने क्या निर्णय किया, क्या आपके मन में आई उस दौरान? मेरे को थोड़ा सा तो एकदम लगा, आवाज़ सी रह गई मैं कि मैं योग करती हूँ बहुत देर से। लेकिन डॉक्टर की बात सुन के मेरे को थोड़ा सा तो धक्का लगा, बट मैंने उसी वक्त कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मेरा बेटा वहीं को हाई कोर्ट मतलब हॉस्पिटल में ही बहुत ऊंची ऊंची रोने लग गया, चीखे मारने लग गया। तो मैंने उसको खड़े होकर समझाते हुए कहा कि बेटा हुआ क्या है। तो ये तो अच्छा है कि 3 महीने का टाइम डॉक्टर्स ने मेरे को बता दिया। बाकी लोग जैसे एक्सीडेंट में उसी वक्त डेथ हो जाती है, पता ही नहीं चलता। अब 3 महीने में जो भी मेरे कोई प्रोजेक्ट हैं मैं उनको कंप्लीट कर लूँगी। तो उसको मैंने बहुत मुश्किल से सहारा दिया। तो फिर मेरे कहने से जब मैंने उसको धैर्य बंधाया, तो मैंने कहा भी ऐसी बात नहीं है कि भी मैं अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकती हूँ। योग थेरेपी है, कुछ और भी है कि भी इम्प्रूव भी कर सकते हैं। आप पीजीआई चलते हैं। तो मेरी बात सुन के फिर हम उसके बाद पीजीआई चले गए। पीजीआई भी डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट वगैरह देखी, तो देख के उन्होंने बस मतलब मेरे को तो नहीं कहा, बट इंडिकेशन दी कि शी इज़ नो मोर। तो फिर मेरे को मतलब समझ तो आ गया, लेकिन मैंने कोई अपना उसका रिएक्शन नहीं दिखाया। तो उन्होंने फिर अपनी कुछ रेडिएशन थेरेपी वगैरह मेरे को दी। इन द मीन वाइल क्या हुआ, कैंसर किस चीज़ का था? कैंसर शायद दूसरी स्टेज पर ही होगा, 3rd स्टेज पर तो आया नहीं था? लेकिन ये था जैसे रिब्स के ऊपर था वो ट्यूमर। ओके। और ये कैंसर का नाम मीजोथेलिमिया था। और मीजोथेलिमिया एक ऐसा कैंसर है जो होने के बाद 3 महीने तक की मतलब बंदे को ख़त्म कर देता है। अच्छा। क्योंकि ये इस तरह बढ़ता है जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 64 मल्टीप्लाई होता है। दूसरे कैंसर जो रेगुलर बढ़ते हैं वो 2 से 4, 6, 8 इस तरह बढ़ते हैं। और ये मतलब वो ढंग से बढ़ते हैं, और इसका ये भी नहीं पता कि यहाँ से जंप करके कहाँ ब्रेन में चला जाए, कहाँ चला जाए, इस तरीके का कैंसर है।
तो मेरे बेटे ने सारे और भी नेट पर भी सर्च मारी, कई डॉक्टर्स को भी वो किया। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि हमारा योगा का कैंप लगा। श्री देवराज जी भारतीय योग संस्थान के हैं हेड प्रधान। तो उन्होंने मतलब मेरे को सभी ने कहा तो कि तू इनसे राय ले। तो मैंने कहा भी जब इतने बड़े पीजीआई के डॉक्टर्स ने मना कर दिया तो मैं इनको क्यों ऐसे परेशानी में डालूं। अच्छा। पर फिर भी मतलब सभी के कहने पर मैं गई उनके पास। तो उन्होंने कहा कि भी देखो मैं तो इन चीज़ों को मानता ही नहीं, कैंसर वैंसर कुछ होता ही नहीं, ये जस्ट इरेगुलरिटी है। इस इरेगुलरिटी को अगर तुम ठीक कर लोगी तो मतलब मैं नहीं मानता कि कैंसर का कुछ असर होता है। मेरे को थोड़ी सी हैरानी भी हुई, लेकिन मैंने ठान भी लिया। मैंने कहा अगर इरेगुलरिटी है तो उसको तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। उन्होंने मेरे को 2 आसन बताए। एक तो हम करते हैं उत्थान, अश्वत्थान आसन है, और एक भुजंग आसन। 2 आसन उन्होंने बताए और कुछ प्राणायाम बताए कि दिन में जो है ना ये तुम 2 बार करना। तो लेकिन जो मेरा थोड़ा सा पीजीआई में ट्रीटमेंट शुरू हो गया था, कीमोथेरेपी दी उन्होंने थोड़ी सी, जो मेरे को मतलब सूट नहीं करी। उससे मेरा शरीर इतना वीक हो गया कि मेरे को बेड से उतरना ही मुश्किल हो गया। तो जब मेरा बेटा हाई कोर्ट से आता ना, सबसे पहले पूछता है कि मम्मा तू 10 कदम चली है। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई कीमो से। मैं सोचती हूँ कैंसर की तो कोई तकलीफ नहीं होती, पता ही नहीं था। तो फिर जब देसराज जी आए फिर मैं बेड पर ही वो आसन करने लगे, क्योंकि नीचे उतरना तो मुश्किल था। आसन करे, प्राणायाम करे। विद द रिजल्ट के 1 महीने में मेरे को लगा कि मैं चल सकती हूँ। अच्छा। हाँ, चल के मैं बाहर तक आ गई। फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि थोड़ा सा मेरे को सैर करा के ले आओ। और जब मैं सोती थी ना तो मैं लगती थी कि सुबह मैं उठूंगी नहीं। आपको ऐसा महसूस होता था? हाँ, मतलब जब उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया, 3 महीने का टाइम दिया तो कभी भी हो सकता है। रात को मैं अपना पूजा पाठ करके सोती थी और लगता था भी चलो मैं अपनी माँ की गोद में सोई। मेरे को कोई मतलब ऐसा इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, बट मेरे को लगा कि मेरी जो दृढ़ शक्ति थी मेरी वो बहुत मजबूत थी। लेकिन बात तो यहाँ पर आती है कि जब आपको हॉस्पिटल से पता चला था कि कैंसर है 3 महीने के, तो आपका बेटा जोर जोर से रोने लगा, लेकिन आपने ये कहा कि लोग तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, मेरे पास तो 3 महीने हैं। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि आप कितने दृढ़ निश्चयी हैं, कितना संकल्प है आपका। ये आप अपने आप में मिसाल हैं। मेरे को उस वक्त तो नहीं लगा, परंतु अभी आप कह रहे हैं तो अच्छा लग रहा है कि तो प्रेरणा है हमारे सभी दर्शकों के लिए मैडम, एक प्रेरणा है, क्योंकि आज के समय में हम अमूमन ऐसी बीमारियों से घिरे हुए हैं। कोविड के बाद तो इस तरह की बीमारियों ने पैर पसार लिए हैं और काफ़ी बढ़ गई है ये बीमारी। लेकिन हौसलों की उड़ान से आप दृढ़ निश्चय करके, आप अपने दिल को मजबूत करके रास्ते निकालें, खोजें, जीवन से प्यार करें। मौत के मुंह से भी आप अपने जीवन को निकाल सकते हैं, योग से, मेडिटेशन से, दवाइयों से, सकारात्मक सोच से। यही आपने सुना कृष्णा जी के मुखारबिंद से। तो कृष्णा जी, बहुत हमारे लिए आप बहुत आदरणीय हैं और मुझे यकीन है हमारे दर्शकों ने आपकी इस बात से बहुत प्रेरणा ली होगी। और आपने एक कविता भी लिखी थी इसी से पहले। इन एडिशन टू दैट ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे को किसी ने बताया कि तू गाय की सेवा कर। गाय की सेवा? हाँ। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए स्पेशल 2 गाय खरीदी। अच्छा। फिर वो खैर बढ़ता गया, अब तो हमारा मिल्क डेयरी का काम है। तो मैं वहीं अपना जो हमारा फार्म था, क्योंकि चंडीगढ़ पंचकूला में तो गाय रख नहीं सकते, पंजौर के पास फार्म खोला था, तो वहीं मैं रहने लग गई। गाय की सेवा करती थी और गाय मूत्र भी पीती थी। तो कृष्णा जी, आप बता रहे थे कि आपने 2 गाय खरीदी आपके हस्बैंड ने और आपको जो है गाय की सेवा करने का मौका दिया। आपने गौमूत्र भी पिया? हाँ जी। तो जब आप गौमूत्र पीते थे तो आपको कुछ क्या मेरे फील को होता था? पहले तो बहुत ऑकवर्ड लगा, 2 चम्मच पीना होता था सुबह शाम। तो फिर मेरे को किसी ने बताया कि इसको कपड़े से छान के इसमें पानी मिला लो तुम जी। तो 1 गिलास पानी मिला के वो मैं ले लेती थी बिना कुछ खाए पिए जी, सुबह और रात को सोते वक्त भी जी। और वो जो गोबर था गाय का, गोबर का भी मैं लेप करती थी शरीर जैसे 8 मतलब उस जगह पे जहाँ पे ट्यूमर था। हाँ, गोबर का लेप करते थे। गोबर गाय के गोबर का लेप। हाँ जी। तो 8 घंटे समझ लो कि मैं वो ट्यूमर पर लेप करके बैठती थी जी। तो विद द रिजल्ट 1 महीने में मेरे को लगा कि जो मेरे को कीमोथेरेपी से ही प्रॉब्लम हो गई थी
वो भी बहुत कम होगी। जी। मैं तो गाय की भाग भाग के सेवा करी थी, वो बच्चियां सी मेरे आले द्वारे आ जाती, सारा दिन मैं कभी उनको घास खिलाती, कभी कुछ करती। तो विद द रिजल्ट मेरे को लगा कि मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे दिमाग से बात निकल गई। मेरे को लगा कि भाई डॉक्टर्स को गलत फहमी हुई है। मतलब मैंने अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाया कि मेरे को कुछ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। 3 महीने बीत गए तो सभी बड़े हैरानी बन, शारीरिक कमजोरियां भी दूर हो गई। वो गाय मूत्र से ना, गाय मूत्र से और गाय की सेवा करने से उसके स्पर्श से। हाँ जी। तो उससे मेरे को लगा कि भी मेरे को जो है ना अभी मैं खाना बना कहाँ, तो मैं आप ये यकीन कीजिए कि कितनी देर तक तो मैंने रोटी का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं रखा। मेरे को इतना रोटी से ही, वो कीमोथेरेपी के कारण या दवाइयों के कारण रोटी से इतनी नफरत होगी ना कि अगर रोटी बन रही है तो मैं वहाँ पे खड़ी नहीं होती थी। लेकिन ये गाय की सेवा थोड़ी 3 महीने 6 महीने करने के बाद एक दिन शाम को मेरे को किसी ने रोटी दी कि तो रोटी खा ले। मेरे को बुरा तो लगा, लेकिन 1-2 निवाले खाए, उसके बाद मेरा रोटी खाना भी शुरू हो गया। मतलब लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो गई जैसे 1 साल के बाद मैं कहूँ। और इसमें बहुत सारा योगदान मेरे फैमिली मेंबर्स का, मेरी डॉटर इन लॉ का। हालांकि वो गोल्ड मेडलिस्ट है मैथ में, लेक्चरर लगी हुई है, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि भी मैं ये क्यों करूं। अगर मैंने रात को सोते वक्त कहा ना कि सुबह मेरे को ये गुलगुले खाने को, सुबह नहीं मतलब सैटरडे को बनाना, तो सुबह वो बने होते थे। और कभी खाने को मन ना करा तो उसने कभी ये नहीं कहा कि भी इस बुढ़िया ने मेरे को परेशान करके रख दिया। शी इज सो नाइस। आजकल की जो लड़कियां ना, मेरे को उन पर भी गौरव है कि ये पढ़ी लिखी लड़कियां भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है किसी को। वो डिपेंड करता है कि वो पीछे से क्या संस्कार है और आपको उस घर में कितना प्यार मिल रहा है। कई बार हम बहुओं पे तोहमत लगा देते हैं, अच्छी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको अपना बेटी बनाने में कहीं कमी छोड़ देते हैं, तब शायद ऐसा होता होगा, या जो भी परिस्थितियां हो, ये तो एक अन्य बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत भाग्यशाली है कि आपको ऐसा परिवार मिला, बहू मिली, बेटा मिला, पति मिला, बेटी मिली, जिसने आपको इस काल चक्र के मुंह से निकाला। और आज आप फिर जब डॉक्टर्स ने देखी, 3 महीने बाद आप डॉक्टर के पास नहीं गए कि मैं गई, जाती रहती थी, महीने बाद बुलाते थे। तो मैं अब आपको क्या बताऊं, डॉक्टर भी एकदम हैरान हुआ। और मतलब मैं ये बात वैसे बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बताइए आप। हाँ। तो डॉक्टर ने कुछ वो लिखा मेरे को, जो कुछ टॉनिक होता है ना, क्या स्टीरॉइड, उसका जूनियर डॉक्टर ना एकदम घबरा गया, उसका मुंह तमतमा गया कि इस बीमारी में हम स्टीरॉइड नहीं लिखते। तो उसने शायद ये कहा कि जो बंदा खत्म होता होने दो, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी गलत हो रही थी। बट मैंने वो स्टीरॉइड भी लिए 2-4 दिन। तो मेरी बेटी भी डॉक्टर है BMS, उसने मेरे को मना कर दिया कि मम्मा ये BMS आयुर्वेदिक। तो उसने कहा कि मम्मा आप ये मत लो, ये अच्छा नहीं होता। तो और मतलब डॉक्टर बहुत हैरान होते थे कि कैसे तो इम्प्रूव हो रही है, कि भी जबकि इतना ये भयानक था। मतलब अभी भी मेरे को डॉक्टर्स ने कहा हुआ था कि भी 1 साल बाद तुम चेकअप कराते रहो। तो भी जब लास्ट हम मिले उनको डॉक्टर्स को, तो आप देखो वो कहते नो सिम्टम्स, कैंसर के कोई सिम्टम ही नहीं है। हाँ, तो बेटा भी खुश हुआ एंड एवरीथिंग। बहुत ही खुशी की मतलब बात भगवान की और दया हम है। तो ये कहते हैं कि सभी दर्शकों के लिए कहते हैं जिनको भी इस तरह की बीमारियों ने घेर रखा है, तो कृष्णा मैडम एक मिसाल हैं। आप भी इस पैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चिकित्सा का प्रयोग कर सकते हैं। और जो रिपोर्ट्स हैं, ये तो खून के साथ, समय के साथ, डाइट के साथ, आपकी जीवन शैली के अनुरूप बदलती रहती हैं। तो आप भी अपने जीवन को फिर से मौत के मुंह से निकाल सकते हैं, चंगुल से निकाल सकते हैं, इस जीवन शैली को अपनाकर। बस अपनाना होता है। बहुत खूब तरीके से आपने, बहुत ही मैसेजिंग तरीके से, प्रेरणादायक आपने तरीके से बात बताई है। और आप भावुक हो रहे हैं, लाजिम है भावुक होना, क्योंकि मैं भी हो रही हूँ। और लेकिन खुशी की बात है कि आप आज बहुत स्वस्थ हैं। तो वो कौन सी कविता है जो आपने लिखी थी उस दौरान? उन दिनों में एक कविता लिखी जी। तो जब पब्लिशर जो आपके चेहरे पे ये मुस्कान बहुत अच्छी लग रही है। धन्यवाद जी। तो उसने पब्लिशर ने कहा कि भी ये कविता पढ़ के तो मैं भी रो पड़ा। अच्छा। तो पता नहीं मैंने कैसे लिखी होगी जी। तो जी बहुत से पेज मुड़े हुए। वो कविता थी बीमारी से आप, हाँ, जिन दिनों लड़ रही थी के लास्ट डेज मेरे जो हैं जी जी कैसे हैं। मैं 1 मिनट इसका वो देखना पड़ेगा। हाँ। आपको पेज बहुत ज़्यादा मुड़ गए हैं जी। और मैं तो सोचती हूँ ये जिंदगी के वो
पेज हैं जो इस वक्त ढूंढे से बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, क्योंकि वो गुम हो चुके हैं, क्योंकि वो दर्द गायब हो गया है। तो वो कविताएं भी कहती हैं कि अब मेरा इस किताब में क्या काम, है ना। सही बात है। तो अब वो भी ओझल होना चाहते हैं, क्योंकि दर्द खत्म हो जाए तो वो किताब से भी दर्द खत्म होना चाहता है। और जी कोई बात नहीं, कोई और कविता जो भी आपके हाथ में पहली कविता है वही सुना दीजिए, उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। जी अच्छा, मैं जो कविता सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो है वो आने वाला है पर्यावरण दिवस जी, तो पर्यावरण दिवस पर मेरे को लिखना बहुत अच्छा लगा जी। जब मैंने ये लेकिन वो कविता हम छोड़ेंगे नहीं, वो ढूंढ लेंगे। मैं ढूंढ लूंगी। जी आप हाँ, पर्यावरण को भी बचा रही हैं, खुद को बचाया पहले, अब पर्यावरण को बचा रही है, क्या बात है। जी, और आपने जब खुद को बचा के निर्णय कर लिया था और आप जीत गई हैं, तो पर्यावरण भी अपने आसपास का, घर के आजू बाजू, आप यकीन करो कि मेरे घर के आसपास सारा इतनी बढ़िया ग्रीनरी है ना जी, आप जाओगे तो खुश हो जाओगे। हाँ मैं समझ सकती हूँ। मैं खुद भी और मैंने सारे पड़ोसियों को भी, और मैंने पार्क भी खुद साफ किया, हम लेडीज ने जो घर के पास पार्क है, हाँ वो भी हमने उसको डेवलप किया। अभी तो मतलब ये म्यूनिसिपल कमेटी वगैरह करवाने लग गए हैं, हाँ। पर उस वक्त तो बहुत ज्यादा गंद पड़ा हुआ था। इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता कि जब महिलाएं घूमने जाएं तो सबसे पहले पार्क को साफ करें और फिर सैर करें। क्या बात है, खुद लगाए। जी, और कविता के लिए स्वागत है। सुने जी, ये है कर ले पर्यावरण साफ, हे मानव कर ले पर्यावरण को साफ, हे मानव कर ले पर्यावरण को साफ, ईश्वर कर देंगे तुझको माफ। 5 तत्वों का ये योग, हवा पानी आकाश का प्रयोग, सोच समझ के करना मत करना दुरुपयोग। वेदों का ये फरमान, ऋषि मुनियों का पैगाम, न समझा तो इंसान निकला क्या परिणाम। कर ले प्रकृति से इंसाफ, कर ले पर्यावरण को साफ, ईश्वर कर देंगे तुझको माफ। ना समझ मानव नादान, सर्वश्रेष्ठ तू अपने आप को जान। नष्ट कर दी प्रकृति, भुला दी अपनी ही पहचान। आसमान फाड़ दिया तूने, आसमान फाड़ दिया, जंगल उजाड़ दिया, तार तार किया धरती का सीना, अपना जीवन मुहाल किया। गाड़ियों का धुआं हर पहर, गाड़ियों का धुआं हर पहर, फैक्ट्रियों के धुएं की लहर, ऊपर से पटाखों का कहर। पर्यावरण में भर दिया जहर, इस जहर को पीने वाले पेड़, इस जहर को पीने वाले पेड़ कर दिए तुमने ढेर। गंदगी भर दी, गंदगी से भर दी नदियां भी, गंदगी चार चुफेर। सह रहा सभी का संताप, वो हुआ था ना कोरोना तब बीच में, सह रहा सभी का संताप, कर ले अब भी पर्यावरण साफ, ईश्वर कर देंगे तुझको माफ। प्रकृति से सहन हुआ न अपमान, लाल होने लगा आसमान। जब प्रकृति की कोई ऐसी भयंकर आपदा आती है ना तो आसमान भी लाल होते हैं। किसी ने नोट किया हो तो उन दिनों में आसमान लाल था। अच्छा, प्रकृति से सहन हुआ न अपमान, लाल होने लगा आसमान। आने लगी आपदाएं, बनकर भयंकर महामारी का तूफान। तेरे उत्तराधिकारी मांगेंगे हिसाब, तेरे उत्तराधिकारी मांगेंगे हिसाब। पर्यावरण को अब भी कर ले साफ, ईश्वर कर देंगे तुझको माफ। तो कृष्णा जी, हम बात कर रहे थे कि आपने जिन दिनों आपको कैंसर था और जो पीड़ादायक घड़ियां थी, पल पल आप जी रही थी, उस दौरान आपने जो एक कविता लिखी थी, वो कविता मिल गई है आपको? जी स्वागत है। मैं कविता पढ़ती हूँ, ऐसे बैठे बैठे मन में आया कि बच्चों को समझा दूं। जी जी। तो कविता का नाम है जब आंख लगने लगे मेरी। जी, तो मैंने लिखा, जब आंख लगने लगे मेरी, मेरे बच्चों मेरे को जगाना ना। जब आंख लगने लगे मेरी, मेरे बच्चों मेरे को जगाना ना। सांस बंद होने लगे तो अस्पताल ले जाना ना। वेंटिलेटर लगवाना ना, फूड पाइप चढ़वाना ना। शांति से शांत होने देना रूह मेरी, तुम यूं ही डगमगाना ना। बच्चों जब आंख लगने लगे मेरी तो मेरे को जगाना ना। मेरे प्राणों को मेरे शरीर से प्यार, क्योंकि प्राण शरीर से प्यार करते हैं। मेरे प्राणों को हो मेरे शरीर से प्यार, बाहर जाने में तकरार। कई बार प्राण पूरी तरह निकलते नहीं। मेरे प्राणों को मेरे शरीर से हो प्यार, बाहर जाने में हो तकरार। डॉक्टर का इंतजार, भटकते रहना बेख्तियार। ऐसा मंजर बनाना ना, मेरी सांस बंद होने लगे तो मेरे को अस्पताल में भर्ती करवाना ना। मेरे दिल का मलाल, मैं क्या चाहती हूँ, मेरे दिल का मलाल, तीसरे लोक का ख्याल। मैं तीसरे लोक में जाना चाहती हूँ। मेरे दिल का मलाल, तीसरे लोक का ख्याल, जहाँ शांति का आयाम, ना किसी भाग दौड़ का क्याम।
थोड़ी देर वहाँ सुस्ताना चाहूँ, जब चाहूँ तो दुनिया में आऊँ। मेरा ये ख्याल है कि 3 आयाम हैं। जब हम भटकते हुए अपना शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा भटकती रहती है, पहले आयाम में रहती है, उसको जैसे धक्का मुक्का होता है कि मैंने तो जल्दी जन्म लेना है। लेकिन तीसरे आयाम में शांति होती है, जब आप चाहोगे तभी जन्म लोगे। तो इसलिए मैंने लिखा, मेरे दिल का मलाल, तीसरे स्तर का ख्याल, जहाँ शांति का आयाम, ना किसी भाग दौड़ का क्याम, थोड़ी देर वहाँ सुस्ताना चाहूँ, जब चाहूँ तो दुनिया में आऊँ। मेरा वाक्य तुम ठुकराना ना। बच्चों, मेरी आंख बंद होने लगे तो अस्पताल में भर्ती कराना ना। कुछ करना चाहो तो इतना सिला देना, छाती और कंठ पर हाथ फिरा देना, उदान प्राण के जाने का रास्ता बना देना। यहाँ पे हमारा उदान प्राण होता है। उदान प्राण के निकलने का रास्ता बना देना, 100 बिच्छुओं के डंक से बचा लेना, क्योंकि उदान प्राण अड़क जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। उदान प्राण के जाने का रास्ता, कुछ करना चाहो तो इतना सिला देना, छाती और कंठ पर हाथ फिरा देना, उदान प्राण के जाने का रास्ता बना देना, 100 बिच्छुओं के डंक से बचा लेना, जमीन पर लिटाकर अपने घुटने पर सिर रखना मेरा और एक घूंट गंगा जल पिला देना। ना खुद रोना, ना किसी को रुलाना ना। मेरे बच्चों, जब आंख लगे मेरी तो अस्पताल भर्ती कराना ना। और सुनो, जितना तुम मुझको याद करोगे, जितना तुम मुझको दिल से याद करोगे, जितना मिलने की फरियाद करोगे, पागल होकर आकर्षित होगा प्राण मेरा। मेरा प्राण भी पागल हो जाएगा तुमको मिलने के लिए। पागल होकर आकर्षित होगा प्राण मेरा, उतना मेरा पथ बर्बाद करोगे। कहीं मैं पहले स्तर में भटक ना जाऊं, धक्कम धक्के में फंस ना जाऊं। मेरे प्राण जब मुँह ने फांस लिए, कैसे मैं तीसरे स्तर में जाऊं। तुम ऐसे आंसू बहाना ना, जब सांस बंद होने लगे मेरी तो अस्पताल में भर्ती कराना। जी कृष्णा जी, बेहद भावुक रचना है। और बात को थोड़ा घुमाते हैं। आपको ये बताइए, अब कैसा लग रहा है कि अब जिंदा है? जब ये लगे कि हाँ, मौत के मुंह से निकलने के बाद आपने उस दौर में ये कविता लिखी, आपने अपना पूरा तैयारी कर ली थी कि जाने से पहले क्या क्या करना है? मेरी पूरी तैयारी थी कि भी जब भी भगवान चाहे मेरे को ले जाए। लेकिन भगवान जी ने आपकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। उन्होंने फिर से मेरे को लाइफ दे दी। और मैं ये लाइफ लोक सेवा में ही लगाना चाहती हूँ। जैसे अर्ली इन द मॉर्निंग हम 5 बजे योगा करवाते हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि आपकी लोगों को कितनी ज़रूरत है, ऊपर वाले को पता था। और बड़ी ही खुशगवार घड़ियां हैं कि ये जो कविता है ये लिख तो दी लेकिन बेमायने हो गई। क्योंकि जिंदगी, मैं बातों में एक बात बता दूं, अपने दर्शकों से हम न सिर्फ ज्ञान की बातें करते हैं, जिंदगी से जुड़े वो किस्से भी साझा करते हैं कि आप दर्शक सुनते सुनते हंस पड़े। मेरी जब जुड़वा बेटियां हुई तो मेरे पड़ोस में एक लेडी को जुड़वा बच्चे हुए थे, तो वो लेडी की डेथ हो गई थी। दूसरा बच्चा उल्टा था और वो भी डेथ हो गई थी और वो माँ भी मर गई थी, घर के साथ घर था। तो जब मुझे जुड़वा बेटियां हुई तो मैंने एक चिट्ठी लिखी अपने पति को और उनकी कोट की जेब में रख दी कि मेरे मरने के बाद क्या क्या करना। और जब मैं हॉस्पिटल से आई और ठीक ठाक सब कुछ हो गया, फिर मैंने वो चिट्ठी निकाल के अपने पति को नहीं दिखाई, उसको फाड़ दिया और भगवान का धन्यवाद किया कि हम जाने से पहले थोड़ी सी तैयारी करते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो परिवार हमारी बात माने, हमारे लिखे शब्दों को अपने जीवन में लाए और हमारी आत्मा की शांति के लिए वो सब करें जो उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन जब हम जिंदा रह गए, अब हमने वो चिट्ठी किसी को दिखाई नहीं, क्योंकि हम साक्षात घर में फिर से अवतरित हो गए। तो ये जो तैयारी होती है ये भी एक बहुत अच्छी तैयारी होती है। लेकिन ऊपर वाले जिसकी साधना में, तपस्या में शिफ्ट होती है, तपस्या में असर होता है, धरती पर जो लोगों के लिए कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, तो भगवान को भी पता होता है कि धरती पर इनकी बहुत ज़रूरत है। जैसे मैं हूँ ना आप सभी के लिए स्टूडियो में, तो कहीं ना कहीं मुझे भी इसलिए ज़िंदा रखा। और मैडम कृष्णा योगा करती हैं, संस्थान में काफ़ी सेवाएं देती हैं, योग मेडिटेशन साधना करवाती है, निःशुल्क सेवाएं करती हैं। तो फिर कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता हमारे जैसे लोगों का। मैं भी आपको एक बात बताती हूँ जी। मेरी छोटी ग्रैंड डॉटर मतलब 4 साल की थी, सभी की पूछ रही थी, तन्वी नाम है उसका, कि कितनी उम्र है कितनी उम्र है। फिर मेरे को पूछा भी दादी तुम्हारी कितनी उम्र है, मैंने कहा 60 साल की होगी। 60 कितने होते हैं? 60। तब से तू जिंदा है, एक बार भी बीच में मरी नहीं।
क्या बात है, मतलब आपकी पोती कहती 60 साल से अब जिंदा हो। हाँ, अभी तक नहीं मरे? 60 साल तो इतनी देर, अच्छा। मतलब बीच में एक बार मर के दादी दोबारा बन जाती। तो ये बहुत ही बाल कविता के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ये हास्य की कविता भी हो सकती है, आप इस पे जरूर काम करें। इस पे ये बाल साहित्य में बाल कहानी लिख सकते हैं, या बाल रचना कविता भी। और आप नहीं लिखेंगे तो मैं लिख दूंगी, लेकिन मेरी पोती नहीं है, तो आपकी पोती है, आपसे सवाल किया, आप जरूर लिखिए। और बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कि जब एक बार ये जो साहित्य की तरफ आपका उन्मुखता है, साहित्य में आपने कदम रखा, तो बातों में बात, मतलब जब आपसे बात हो रही थी तो पता चला था, आपने बताया था कि किसी डॉक्टर ने कोई जो है ऐसी बात कह दी थी चुभती हुई, जिसकी वजह से आपने किताब लिखी। तो वो किताब कौन सी है और क्या बात कही थी डॉक्टर ने जिसकी वजह से आपको लिखना पड़ा? किताब तो है हिंदू त्योहार और विज्ञान जी, ये किताब है। मेरे बेटे का दोस्त एक डॉक्टर था, मेरी ऐसी खबर लेने आया वो, तो बैठा हुआ उसने कहा कि भी ये हिंदू त्योहारों में क्या रखा है, जैसे ये पूर्णिमा है, पूर्णिमा की हम कहानियां सुनते हैं, मेरे को बेकार है। मेरे को एकदम बहुत धक्का लगा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, पूर्णिमा की कहानियां बेशक बेकार हों, पर उसके पीछे कितनी बड़ी साइंस है उसको तो समझो आप, कि जो भी आसमान की शक्तियां हैं वो चंद्रमा रिले करता है, रिले स्टेशन की तरह। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो आसमान से अमृत बरसता है, तो उस अमृत को, मतलब जो हमारा शरीर चलता है, आप सोचिए अपने आप चलता है, ऐसे नहीं चलता, वो आसमान की शक्ति से ही चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर से ही चलता है। पूरे जितने भी ब्रह्मांड में स्टार्स हैं, जितने भी आकाश गंगाएं हैं, जो भी कुछ है, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेट पावर से ऑटोमेटिक चलती है। वही प्राण है, वही प्राण की जगह हमारे अंदर है। जब हम श्वास लेते हैं तो वो प्राण हमारे अंदर जाता है। तो अगर ये पूर्णिमा को मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो ये कहानियाँ इसलिए लिखी गई क्योंकि किसी वक्त मुगलों ने हमारा सारा जो था ये विज्ञान खत्म कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो वो थी अपना दर्शन शास्त्र थे, सारे पुस्तकालय था, उसको आग लगा दी। और आपको याद होगा कि 3 महीने वो आग चलती रही और विद्वानों को जला दिया गया। लेकिन वो प्रथाएं कंटिन्यू रखने के लिए हमारे जो भी जितने भी पंडित वगैरह बचे, उन्होंने जैसी भी कहानियां मनगढ़ंत लिख दी, जो भी लिख दी, लेकिन उसका ये तो फायदा हुआ कि प्रथा जारी रही। जी कृष्णा जी, और बात थी कि आपकी जो किताब है हिंदू त्योहार और विज्ञान, किस तरह से हमारे हिंदू त्योहार और विज्ञान किस तरह से जुड़े हुए हैं इस किताब में। मैंने डिटेल में मैं आपको नहीं जाऊंगी, संक्षिप्त में है कि चूड़ी का क्या महत्व है, बिंदी का क्या महत्व है, अमावस्या का क्या महत्व है, पूर्णिमा का क्या महत्व है, फागुन, बसंत, बहार, दिवाली, इन त्योहार, होली, इन सब का क्या महत्व है, किस तरह से जिंदगी से जुड़े हुए हैं, इन तमाम बातों को साइंटिफिक तरीके से डिस्क्राइब किया है, लॉजिकली वर्णित किया है इस किताब में, हिंदू त्योहार और विज्ञान, क्योंकि विज्ञान के साथ जोड़कर ही इन त्योहारों का महत्व बताया है। बहुत ही खूबसूरत किताब है। तो सवाल दागने का समय आ गया है। एक लाइन बोलूंगी इसके बारे में। जी जी बताइए, आपका हक है, आपका दिन है जी। कि जब डॉक्टर साहब ने ये बात कही ना, तो मेरी पहले ही रिसर्च थी कि भी हरेक त्योहार, हरेक हिंदू त्योहार का कोई ना कोई वैज्ञानिक मतलब है। जी जी। हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है, ये हमको क्यों करना चाहिए। तो हमारे जो पूर्वज इतने समझदार थे ना, जो भी आसमानी घटनाएं, खगोलीय घटनाएं के साथ हमको जोड़ने के लिए, उन्होंने उन सभी खगोलीय घटनाओं को त्योहारों के साथ जोड़ दिया। वो मैंने इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कोई भी हिंदू त्योहार, कोई भी प्रथा बेकार नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ा खगोलीय विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है जी। और मैं जस्ट टीवी के अपने सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, कृष्णा गोयल जी की जो किताब है हिंदू त्योहार और विज्ञान, इसकी पूरी डिटेल हमने रिकॉर्ड करी है और आपके पास जल्द आपके स्क्रीन पर होगी, क्योंकि मैडम ने खुद उनको अपने तरीके से विश्लेषण किया है, हर उसका त्योहार का, हर दिन का जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए विज्ञान की दृष्टि से। तो आप जस्ट टीवी पर भी इसको देख पाएंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग हो चुकी है। और दोस्तों बात करते हैं कृष्णा जी से। कृष्णा जी, सब कुछ सुना, समझा, प्रेरणादायक बातें भी थी, कविताएं बहुत हैं, आपकी इतनी सारी पुस्तकें हैं, इतने कम समय में आपसे
कितना सुने, जितना सुने उतना कम है, क्योंकि आपकी हर रचना अपने आप में ग्रंथ से कम नहीं है, क्योंकि उस ग्रंथ में, उस रचना में पूरा जीवन दर्शन है, मनोविज्ञान भी है, जीवन का विज्ञान भी है, और मौत के मुंह से खुद को कैसे निकालना है ये विज्ञान और रहस्य भी हैं। तो इतनी किताबें हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपकी शिक्षा कहाँ पे हुई, आपकी नौकरी क्या थी, थोड़ा प्रकाश, क्योंकि वो भी आपका बड़ा ही मस्ती भरे पल हैं, और किस तरह से आपको नौकरी मिली। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आपने इतना बढ़िया इवैल्यूएट किया जी। कभी मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। सबसे पहले एक लाइन में ये कहना चाहूँगी कि कैसे जब मैं ये कविताएं लिखती थी ना, वैसे बचपन से लिखती थी, लिखी, सुनाई और फाड़ दी। तो मैं भारत विकास परिषद में एक मैंने संस्था ज्वाइन की, वहाँ पे बालकृष्ण हैं या कोई और हैं, उन्होंने मेरे को कहा भी इतनी बढ़िया लिखती है तो तू किताब छपा। तो फिर तब ये तो चलो किताब छप गई, संकलन शुरू किया। आप कहाँ से हैं, पीछे से कहाँ से हैं? ऐसे है कि मैं संगरूर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब से सुनाम से हूँ जी, सुनाम से। हाँ जी, मेरा बर्थ बड़वर में हुआ, सुनाम के पास ही है। कितनी क्लास आपने गाँव में पढ़ाई करी? गांव में क्या पढ़ाई करी, मेरे पिताजी तो टीचर थे, मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, स्कूल खोलते थे, ऐसी पास होती जाती थी। अच्छा। थर्ड तक मेरे को वो बिना पढ़े प्रमोट होते थे। हाँ जी, 3 का वो नहीं आता था। फिर जब मेरे पिताजी की सुनाम में पोस्टिंग हुई तो स्कूल में गई, तो मैंने पढ़ना शुरू किया, 5वीं पास कर ली। 5वीं पास करी तो घर वाले बहुत खुश के चिट्ठी चपट्टी लिखनी आ गई। चिट्ठी चपट्टी लिखनी आ गई। मेरी बड़ी बहनें भी चिट्ठी चपट्टी इतना ही पढ़ाते थे कि लिख पढ़ ले, 3 क्लास से ही पढ़ाते थे, ये खत पढ़ ले। और हमारी फैमिली को ना थोड़ा बैकवर्ड ही समझा। लड़कियों की तो क्या बात, हमारी फैमिली में कोई लड़का ही नहीं पढ़ा। अच्छा, आप बनिया हैं? हम बनिया हैं। हाँ, देखिए जो भी हमारे बनिया दर्शक हैं, मैं बता दूं, हमने तो बचपन से ही कहावत सुनी है कि बनिया में 52 बुद्धि होती है। वो अपने दादा की और पापा की बही खाते बचपन से ही संभाल लेते हैं, तो उनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसा ही सोचा होगा। हमारे यहाँ कहते हैं, हमारे ब्राह्मणों में कहते हैं कि तो बनिया है, 52 बुद्धि है, इनके तो डीएनए में ही मैथमेटिक्स है। तो धन्यवाद, आपसे मैंने ये बात सुनी तो अच्छा लगा। जी बिल्कुल। तो स्कूल जो था ना हमारे घर के एकदम बैक पर ही था। कोई हमारे मिलने वाले आए, उन्होंने कहा भी इसको थोड़ा सा तो पढ़ लेने दो, 10th कर लेने दो। तो कर लिया आपने 10th? हाँ, तो 10th हो गई। 10th के बाद फिर किसी फ्रेंड के साथ में ना, उसके वो भाई की दुकान थी टाइप की। अच्छा। नहीं 10th नहीं, सॉरी, सारी लड़कियां जो थी ना चली गई कॉलेज। मैं तो कॉलेज जा नहीं सकती थी, लेकिन मेरे को किसी ने कहा कि तू ऐसे तैयारी करके ना प्राइवेट एग्जाम दे सकती है। तो एक शुगल की तरह घर वालों को लगता पागल है, सारा दिन पता नहीं क्या पढ़ते, किसी को नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। जब ग्रेजुएशन की तो उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं ग्रेजुएशन की। तो फिर क्या हुआ कि जॉब लग गई मेरी। जॉब कैसे लगी कि मैं टाइप की दुकान पे ना उनकी डस्टिंग करने जाती थी। अच्छा, डस्टिंग करने जाती थी। तो मैं थोड़ा सा जो ना सीखने भी लग गई, मेरे को टाइप आ गई बड़ी जल्दी। तो उसी जेंटलमैन ने मेरा नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लिखवा दिया। जब वो आ गया, मतलब इंटरव्यू भी आ गई, तो 8-10 बंदे हम कोर्ट में गए पहली बार इंटरव्यू के लिए। तो सभी का तकरीबन वो तो बराबरी था, जो था मतलब एकेडमिक ग्रेजुएट थे, मैंने तो BA फाइनल का एग्जाम दिया हुआ था। तो सारा कुछ देख दुख के फिर सेशन जज के पास इंटरव्यू के लिए भेजा। अच्छा, ना हाँ। तो सेशन जज ने कोई बात नहीं पूछी, उसने बस ये पूछा, मैं एक ही लड़की थी, बाकी जेंट्स थे। लड़के कितने थे? लड़के 9 होंगे। 9 लड़के और 1 लड़की। हाँ, मैं 10th थी। सेशन जज के तो पास हाँ, सेशन जज के पास गई। तो उन्होंने पूछा भी तुम में से सबसे होशियार कौन है? मैंने कहा जी मैं। क्या बात है। आपको नौकरी मिल गई। उन्होंने और कोई बात, मतलब हो सकता है कि मेरा रिकॉर्ड भी अच्छा हो, पर उस वक्त पता नहीं क्या बुद्धि ने काम किया। बस मैंने इतना टफ कंपटीशन नहीं होता था, बहुत तराशा नहीं जाता था। आज के समय तो बच्चे को बिल्कुल निचोड़ देते हैं कि ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। कितना संघर्ष है आज के समय में बच्चों को, कितने तरह के एग्जाम क्वालिफाई करने होते हैं। लेकिन उस टाइम बस इतना कह दो जी सबसे होशियार मैं, जैसे और नौकरी मिल गई आपको। उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट जो लेटर लिख रहे थे ना, तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी के तौर पे कि जल्दी मेरे को घर जाना है, कि भी आपने रखना रखो। मेरे को क्या पता कि रखा जाएगा, कि वो ऑर्डर कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो मेरे को घर जाने दो, मेरे को बड़े परेशानी, घर वाले नाराज होंगे। तो किसी को यकीन नहीं आया कि मैं जॉब करती हूँ। सरकारी नौकरी लग गई आप? सरकारी नौकरी, क्लर्क की पोस्ट पे। लड़की पोस्ट। तो क्या तो बात कोई है। मोहल्ले में से कोई लड़का आता था, उसको पूछा कि भी तू देख के अभी क्या करने जाती है। तो वो बड़ा हैरान हो गया। तो उसको सरकारी नौकरी लगी। बड़ी खुशी की बात है
कि बस इतना कहना था कि सबसे होशियार मैं, और नौकरी लग गई। और आपने संघर्ष, आपने खुद ही टाइपिंग सीखी, कहीं आपको कॉलेज नहीं भेजा, कुछ नहीं, ये भी अपने आप में यही से पता चलता है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी, फिर उसके बाद आपने जो जॉब की बाद में आर्मेड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में मैंने लॉ किया। उसके ग्रेजुएशन के बाद संगरूर में जॉब करती थी, पटियाले था लॉ कॉलेज, इवनिंग कॉलेज, तो मैं डेली 5 बजे इवनिंग कॉलेज ज्वाइन करती थी आके। मतलब जिंदगी इतनी संघर्षपूर्ण उस वक्त हो गई ना, तो कि 8 दिन जैसे मैंने कभी खाना नहीं खाया, रोटी नहीं खाई, सिर्फ केले मिल गए, केले खा लिए, दूध पी लिया। उधर से निकलती रात को 9 बजे, मतलब सुबह पटियाले रहती, कोर्ट में चली जाती। फिर लॉ किया आपने? हाँ, इस तरीके से। क्या बात है। और चलो मैम, मुझे लगता है कि आपसे जितना पूछेंगे उतना कम है, और आपने स्टूडियो में दस्तक दी, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, हमारे दर्शकों को ढेरों सारी जीवन के संघर्ष से रिलेटेड बहुत सारी बहुत सारी आर्मी के ऊपर ये जी बिल्कुल बहुत सारी बातें भी साझा करी, और आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद कि दोस्तों जी सुना मेरे को। जी दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई श्रीमती कृष्णा गोयल जी से। आपने देखा, सुना, समझा जीवन क्या है, कैसे खुद को बचाना है, और आपकी राय प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हर बार आपके लिए कुछ ऐसे खास मेहमान लेकर आते हैं जो अपने जीवन को जो है मार्गदर्शक बनकर पथ प्रदर्शित करते हैं, अपने जीवन शैली से, अपनी मोटिवेशन से। आपको हमारी जो है कार्यक्रम कैसा लगता है हमें पता है, फिर भी अपने सुझाव, राय, प्रतिक्रिया दीजिए। info@justbroadcasting.com पे हमें संपर्क करें। और अब मुझे और कृष्णा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।